बनते ही जिनका काम सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसारण और उसका आचरण हो रहा है कि नहीं, ये देखने का था। जिसके वजह से बाबा साहब ने कहा था कि मैं एक दिन भारत बौद्धमय करूँगा। उनका पूरा भविष्य ये बौद्ध धर्म के बनते भिक्षु इनके प्रचार और प्रसार पर था। एक दुर्भाग्य की बात है कि अब बाबा साहब धम्म दीक्षा लेने के बाद जल्दी चल बसे, तो उनका आगे का जो मिशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसकी जवाबदारी हमारे सब पे थी। हमने वो निभाई कि नहीं, ये आत्मसात करने का, आत्मचिंतन करने का एक विषय है। मुझे लगता है कि हम लोग बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए कम हो गए, क्योंकि 70 साल हो गए, अभी होंगे, हुए नहीं है, 69 हुए, लेकिन 70 साल में हमने बाबा साहब का मिशन जो बौद्ध धर्म का है वो आगे नहीं बढ़ाया है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारा और नागपुर ही क्यों स्वीकारा, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिख के रखा है। उन्होंने कहा नागपुर ही क्यों, क्योंकि नागपुर यहाँ नागा सिविलाइजेशन रहते थे, मीन्स नागा ट्राइब का वसाहत थी जब बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध के टाइम पे। वो बाद में उसका विनाश हो गया, लेकिन उन्होंने सब पढ़ के सब देख के इसीलिए नागपुर की दीक्षा भूमि चूज की थी। उनके जो बाबा साहब ने जब दीक्षा लेने का तय किया अक्टूबर महीने में, तब उन्होंने अपने जो करीबी थे उनसे डिस्कशन किया कि मैं बौद्ध धर्म ही क्यों ले रहा हूँ। उनके यहाँ जो सोनलाल शास्त्री थे, उन्होंने बाबा साहब से पूछा कि आप क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म क्यों नहीं लेते हो। तब बाबा साहब ने कहा था कि ये दोनों रिलीजन और ये धर्म है वो बाहर देश से आए हैं, और बौद्ध धर्म ऐसा है वो भारत में ही उसका कल्चर है और वो भारत में पैदा हुआ धर्म है, इसीलिए मुझे वो वापस लाना है। अगर मैं मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म लेता हूँ तो मुझे, हम लोगों को बहुत फायदा होगा, फाइनेंशियली होगा, सत्ता मिल जाएगी, लेकिन मुझे दूसरों के हाथ से पानी पीने की अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, और इसीलिए मुझे आप सब लोग पे जो वहाँ बाबा साहब के मीटिंग में थे, उन्होंने कहा था कि मुझे आप लोगों के विश्वास है कि मैंने जो धम्म लिया है और जो मैं लेने जा रहा हूँ उसका प्रचार प्रसार आप बहुत विनय से, सत्य मार्ग से और कष्ट करके और सेल्फ रिस्पेक्ट से करोगे। बहुत सारा हो गया है, नहीं तो नहीं बोल सकते, लेकिन आधे से ज़्यादा नहीं हुआ, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि हमारे यहाँ हर एक को सिर्फ पॉलिटिक्स ही खेलना है, उनको धम्म का काम या सोशल काम या जाति को ऊपर उठाने का काम करने को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सिर्फ समाज का काम करूँगी, और इसीलिए मैंने बहुत सालों से समाज का काम करना शुरू किया। समाज का काम क्या है कि हम किसी भी पार्टी में रहो, किसी भी गट में रहो, लेकिन जब हमारे पे अन्याय अत्याचार होता है तो हम बहुजन समाज या बाबा साहब के अनुयायी करके इकट्ठा रहना चाहिए, और वो आने वाले आक्रमण को हम निपटना चाहिए इकट्ठा होके। उसमें लीडर अभी आपने सुना लीडर के कितने टाइप से, उससे हम समाज करके एक रहेंगे तो हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये बाबा साहब ने जब कहा था तो उन्होंने पहले कहा था कि पहले आप अपना पेट भरने का काम करो। जो आदमी खुद कमाता नहीं वो पॉलिटिक्स में जाके करप्शन करता है या अच्छा पॉलिटिक्स या अच्छा समाज कार्य नहीं करता है, तो उनका कहना था पहले पेट का प्रॉब्लम सॉल्व करो और जो बचता हुआ जो टाइम है वो समाज के लिए देना। बाद में पढ़ो, अच्छा संगठित हो। हम पढ़े तो है, बहुत सारा नहीं पढ़े, लेकिन पढ़े तो है, क्योंकि शहर के लोग पढ़े, गांव के लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है। संगठित तो नहीं है तो हम संघर्ष कहाँ से करेंगे, ये सिंपल बात है। तो मुझे लगता है कि हम समाज को समझ के इकट्ठा हो सकते हैं और बाद में संघर्ष भी कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, आपको मालूम है। आप शहर में रहते हैं तो आपको लगता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं। हमारा रिजर्वेशन जा रहा है, हमें नौकरियां का प्राइवेटाइजेशन होने से
जो गवर्नमेंट में जॉब मिले थे, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिजर्वेशन दिया था, वो सब चला जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइज होने में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेटाइज में रिजर्वेशन नहीं है, और जो सरकारें आती है उनको देने का तो कुछ मनीषा होती ही नहीं है, तो वो भी नहीं है। अभी जब से हमें स्वातंत्र्य मिला है तब से बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिख के दिया है, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। जैसे रिजर्वेशन, अभी सब लोग कहते हैं आप और कितने साल रिजर्वेशन लोगे। मेरा एक सवाल है, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में शुरू हो गई तब से जो रिजर्वेशन ईमानदारी से होता, तो आज हम लोग बहुत सुधर जाते हैं। सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड के जॉब्स 100% भर जाते हैं, और जो ऊपर के पहले 1 और 2 के होते हैं वहाँ आदमी नहीं मिलता है, या उसके लोग नहीं है करके वो वैकेंसीज 100% कभी नहीं। मीन्स हम लोगों को 70 साल में सिर्फ तुम चपरासी या क्लर्क बनो, लेकिन साहब बनने के लिए बहुत कम परसेंटेज का अनुदान है। इसीलिए 70 साल हो गए तभी भी हमें हमारे यहाँ जो प्रगति होनी चाहिए थी, जो बाबा साहब का सपना था कि एक दिन हमें रिजर्वेशन हम ठुकरा देंगे, लेकिन ये मनुवादियों ने वो सिचुएशन लाने के बजाय हमें जैसे थे वैसे ही रखने में उनका सहकार्य था। वो कौन सी भी पार्टी रहो, क्योंकि अभी तो 15 साल में तो हमारी परिस्थिति तो बद से बदतर हो गई है, उसके पहले अच्छी थी ऐसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अभी तो हमारे ऐसे लगता है कि हम लोग 1940 के तक जा सकते हैं, जो ये सरकारें मनुवादी सरकारें कंटिन्यू रही तो साथियों मुझे एक ही बात कहनी है कि आप कहीं भी रहो, कुछ भी पॉलिटिक्स करो, लेकिन समाज करके जब किसी ने अत्याचार होता है तो सब मिल के आना चाहिए और हमें संघर्ष करना चाहिए। आप एक उदाहरण देखो, अभी दीक्षा भूमि में जो आरएसएस ने जो कुछ किया था, पब्लिक ने उस पर मोर्चा निकाल के किसी लीडर का हेल्प नहीं लेके उन्होंने वो अपने पोजीशन में लिया, और इस साल एक भी पॉलिटिकल लीडर ने वहाँ विजयदशमी सेलिब्रेट नहीं, सिर्फ भंते लोग और जो नॉन पॉलिटिकल लोग। ऐसा करने के लिए हमारा शक्ति बहुत है, हमारा एज ए समाज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि हम लोग इकट्ठा होना चाहिए और हर बात के लिए संघर्ष तो हमारे लिए एक प्राइम हथियार है। बिना संघर्ष करके कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बाबा साहब ने कहा था कि आप घर जाके अपने घर पे दीवार पे लिखो कि हमें शासन करती जमात बननी। इसका मतलब बाबा साहब ने जो लिखा था लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिया। बाबा साहब जाने के 2-3 साल बाद ही आधे लोग जब जो बाबा साहब बताते थे कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है उसमें जाने का, तो आधे लोग तो पहले उसमें ही गए जो बाबा साहब के साथ काम कर रहे थे। अभी बाद में हर एक पॉलिटिक्स पार्टी में हर एक लोग जाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ 2018 को भीमा कोरेगा हुआ था, जो बाबा साहब ने कहा था कि ये स्तंभ को देखो, इसके देखो आपको पता चलेगा कि हम ये लोगों की औलाद है, क्योंकि 500 लोगों ने पेशवा को हराया था, जबकि पेशवा की 20-30 हजार की संख्या थी और हमारे 500 महार रेजिमेंट ने उनको हराया था। तो बाबा साहब को इतना प्राउड था कि हम लोग ये लोगों के वंशज है। लेकिन जब अपने पे हमला हुआ 2018 को तो हम सब भाग गए और हमारे लोगों को अरेस्ट हुआ, जिसमें मेरे हस्बैंड भी थे। कितने जन को मालूम है? हाथ ऊपर करके मुझे अभी बताओ भीमा कोरेगांव क्या क्या हुआ था। फिर आप लोगों ने क्या किया? कोई भी रास्ते पे नहीं आया। मैं अकेली महाराष्ट्र में लड़ती थी, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि सरकार ने बताया था कि ये नक्सलाइट है। आप भीमा कोरेगांव के पहले खैरलान जी देखिए, रमाबाई देखिए, जब भी अपने पे सुवर्ण अत्याचार करते हैं, गवर्नमेंट की एक नीति रहती है कि दलितों को हमेशा नक्सलाइट करना, उनको नक्सलाइट बुलाना। पंजाबी कुछ करता है तो उनको खलिस्तानी बता देते हैं, मुस्लिम को कुछ किया तो उनको पाकिस्तान जाने को कहते हैं। हम लोग क्यों, और उस पर हम लोग बिलीव करते हैं कि जो ये पकड़े गए थे भीमा कोरेगांव में वो नक्सलाइट थे। देखो, अपनी राह अलग रखना मीन्स गवर्नमेंट के बाजू से बोलो तो उनके लोग हैं, उनके अगेंस्ट बोलो तो आप नक्सलाइट हो जाते हो। अपने समाज को समझना चाहिए कि हम नक्सलाइट के बाजू से खड़े रहेंगे, गवर्नमेंट कुछ भी बोले, या मनुवादियों के साथ खड़े रहेंगे। एक
पार्टी, एक इंस्टीट्यूट ने, हमें किसी ने भी हेल्प नहीं की। हम हमारी लड़ाई हम 16 फैमिली और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने की है। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि झूठे सरकार जब भी बोलती है तब भी दलित उनको साथ देते हैं, क्योंकि चुने हुए दलित अच्छे पोजीशन पे है, इसीलिए गरीब दलित मुझे साथ नहीं देता, क्योंकि उनके रहने का मरने का प्रश्न रहता है। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं उनको एटलीस्ट पढ़ के तो समझना चाहिए कि कौन नक्सलवादी है, कौन किस पे अत्याचार करता है। और भीमा कोरेगांव ऐसी केस थी, वहां नक्सलियों का कुछ भी नहीं था। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.